दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज फिर एक अन्य विषय के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। आज का विषय है दलित राजनीति की जो दशा और दिशा वर्तमान में क्या है। जो कांशीराम जी ने एक दलित राजनीति की शुरुआत की, वह वर्तमान में किस ओर जा रही है और उसका क्या भविष्य है। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर आज जुड़े हुए हैं प्रोफेसर पुंडीर सर। प्रोफेसर स्नेहवीर पुंडीर सर बड़ौद कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, राजनीति विज्ञान विभाग में, और उनका आध्यात्मिक जगत में एक विशेष स्थान है। राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं वो एक वैचारिकी के तौर पर। हम उनसे इस चर्चा में शामिल हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुमित जी। तो सर, जैसे जब भारत की आज़ादी की बात चलती है शुरुआत में, और दलितों का एक चेहरा निकल करके आता है जो उनके लिए न्याय की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है। हालांकि वो सभी के लिए उस रूप में बात करते हैं, लेकिन वो जिस समुदाय से आते हैं वहां उनको लगता है कि ज्यादा पिछड़ापन है, ज्यादा अत्याचार है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो वहां से एक दलित राजनीति की शुरुआत होती है। तो वहां से और अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कांशीराम पर हम आ जाते हैं, जिन्होंने मूल रूप से उसको स्थापित किया, दलित राजनीति को। तो कांशीराम जी के संदर्भ में आप बताइए कि अंबेडकर की विचारधारा को वो कैसे छूते हैं। सुमित जी, एक तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में एक बार फिर शामिल किया। और मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के नहीं बल्कि इस दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। महत्वपूर्ण लोगों में से एक केवल वो बौद्धिक अपनी क्षमता की वजह से नहीं मैं मान रहा हूँ, मैं इसलिए मान रहा हूँ कि उन्होंने इस देश के एक बहुत बड़े तबके को उसके अधिकार दिलाए। और वो अधिकार हम लोगों को बहुत बार एक गलतफहमी ये होती है कि साहब उन्होंने दलित जातियों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने केवल दलित जातियों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने, आप देखिए, अगर हम संविधान को पढ़ते हैं तो जो अधिकार महिलाओं के हाथ में आए हैं जी, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आए हैं। मौलिक अधिकार में किस तरीके से उन्होंने हर वर्ग जो इस देश का था, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था में हम रह नहीं रहे थे, तो एक आम आदमी को जो अधिकार ये संविधान देता है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये भी मानता हूं कि उस संविधान में तमाम ऐसे लोग थे जिनका बड़ा योगदान है, और उस दौर के जो अपने शानदार लोग रहे थे इस देश के, वो इस संविधान के जो है निर्माण में सबका एक बड़ा योगदान था। तो शायद वो लोग चाह भी यही रहे होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति देखा जाए जो इस काम को अच्छे तरीके से पूरा कर पाए और इतना नॉलेजेबल हो। दुनिया के स्तर पर और देश के स्तर पर हम लोगों ने जो जो हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया, तो काशीराम जी से हम इसे इस तरीके से जोड़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में बहुत सारे प्रावधान करके चले गए जी, और दलित जातियों को बहुत सारे अधिकार वो देकर चले गए। लेकिन जमीन पर जो उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम पहली बार किया वो काशीराम जी ने किया। इस वर्ग की पहली लड़ाई आप देखिए, जैसे जगजीवन राम जी को हम देखते हैं। जगजीवन राम जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे और प्रधानमंत्री पद तक के उम्मीदवार थे। जी बिल्कुल। और नो डाउट पूरे देश में उनका एक सम्मान था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप काशीराम जी और जगजीवन राम जी को रखते हैं बराबर में, तो काशीराम जी का नाम उनसे बहुत बड़ा है। वो इसीलिए बड़ा है कि जो काम अधिकारों के रूप में जो डॉक्टर अंबेडकर करके गए थे, जमीनी स्तर पर उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो काशीराम जी ने किया है, और एक मिशन के तहत किया है। बहुत जबरदस्त मिशन इस देश में, मुझे लगता है ऐसे मिशन बहुत कम चले होंगे जो काशीराम जी ने चलाया। जी, लेकिन एक और हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर भी एक जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जहां शोषण ना हो, एक दूसरे से भेदभाव ना हो। लेकिन कांशीराम जी की तो राजनीति ही पूरी तरह से वो जाति आधारित है। वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इससे कहां तक सहमत हुआ जा सकता है? सुमित जी, असल में मसला ये है कि सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जी, तो जो मैं पढ़ता हूँ वो व्यवहार में होता हो ये जरूरी नहीं है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए जाति विहीन समाज की बात,
वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव में बोलते गए हैं। और बात उनकी ठीक है। ये देश आप देखिए कि फिलहाल जिस दौर में हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं, जी उस दौर में तो मैं ये कहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण कहते थे कि जिस टाइप की डेमोक्रेसी हम लोग लाना चाहते हैं, उसमें ये देश दलों के दलदल में फंस जाएगा। हाँ फिलहाल अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये देश जातियों के दलदल में फंस गया। आप देखिए फिलहाल हमारे जितने सारे महत्वपूर्ण इशू इस दौर के हैं, दुनिया 21वीं सदी में है और दुनिया के तमाम सारे देश कह रहे हैं कि हम उड़ने वाली बाइक बना रहे हैं, उड़ने वाले कार चला रहे हैं। जी और हमारा आदमी क्या कर रहा है, भारतीय क्या कर रहे हैं, हम 1000 साल पहले में जी रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि साहब मेरा पुरखा ज्यादा महान था या किसी दूसरी जाति का पुरखा ज्यादा महान था। जी इससे ज्यादा बुरी बात उन पुरखों के लिए भी, इस देश के लिए भी और इस देश का जो आने वाला भविष्य है उसके लिए भी कुछ नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर को और काशीराम जी को समझने के लिए हमें ये परिदृश्य समझना होगा। हम सारे लोग जो आज़ादी के 70 साल बाद भी जातियों में बहुत बुरी तरह बटे हुए हैं। हम और आप सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर देखिए जातियों में किस तरीके से आपस में नफरत फैली हुई है। और मुझे लगता है हो सकता है राजनीति ने वो सब बढ़ाने का काम किया हो, जी लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसी घटनाएं नहीं थी और इतना मतलब खाई बीच में नहीं थी। जी तो मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर जातियां ही इतनी सामान्य तरीके से होती तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके कितने दोस्त होंगे जो आपकी ही जाति के होंगे। जैसे मेरे जो सबसे गहरे दोस्त होंगे उनमें कोई एक भी मेरी जाति का नहीं है। जी मेरे जो गुरु थे वो मेरी जाति के नहीं थे। मेरे तमाम ऐसे सारे लोग जिन्होंने जिंदगी में मुझे इतना सम्मान दिया होगा वो हो सकता है मेरी जाति के नहीं हो। जी तो ये जो जाति का प्रश्न है ये भारतीय राजनीति में बहुत गहरे से बैठ गया है और पॉलिटिशियंस ने इसको घटाने की बजाय बढ़ाने का काम किया है। जब हम मान्यवर काशीराम की राजनीति पर बात कर रहे हैं, उस दौर में भी कमोबेश हमारे देश की राजनीति जातियों पर ही टिकी हुई थी। तो काशीराम जी को अगर ये राजनीति आगे बढ़ानी थी तो उनकी ये मजबूरी थी कि उनको कम से कम अपनी जाति को तो खड़ा कर अपने पास अपने साथ करना था। और इसके लिए आवश्यकता ये थी कि वो उस वर्ग की बात कर रहे थे जो सबसे ज्यादा राजनीतिक था, पिछड़ा था, उसके पास शिक्षा नहीं थी, उसके पास संसाधन नहीं थे, राजनीति में हिस्सेदारी कम थी। तो उनको खड़ा करने के लिए जो काम काशीराम जी ने किया और जाति की राजनीति की जो बात की, वो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जरूरी थी। वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए एक रास्ता वही एक हो सकता था। कहा भी जाता है कि कांसीराम जी को, क्योंकि पंजाब में उनका जन्म हुआ, तो वहां शुरुआती दौर में उनको उस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। तब वो एक जॉब में आए, नौकरी में आए, तब वहां जाकर के जो अन्य जो कर्मचारी अलग अलग जातियों के थे, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो वहां उनको लगा कि ये जातियों का इतना भेद है, इतना ऊंच नीच है। तब वो वहां एक बामसेफ संगठन का निर्माण करते हैं और वर्तमान में भी वो चला आ रहा है, अलग अलग लोग उससे जुड़े हैं। तो ये बामसेफ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मतलब बामसेफ देखिए, जो लोग जॉब में रहते हैं वो लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तमाम सारे लोग नहीं जा सकते, वो उनकी बाध्यता है। शिक्षकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में डायरेक्ट कोई हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो काशीराम जी ने बहुत समझा और उन्होंने कहा कि ये लोग जो डायरेक्ट इसमें नहीं कूद सकते, इनसे ये बात लेकिन हो सकती है कि ये जो एक दलित आंदोलन है इसको सशक्त बनाने में इनका एक योगदान हो सकता है। और उन्होंने तमाम सारे उन लोगों से बात की, उन्हें अपनी बात समझाई और उनकी बात उन लोगों की समझ में आई। आप देखिए कि बामसेफ ही जिसे हम पहले कह रहे हैं DS4 के पीछे खड़ी हुई थी और बाद में बसपा के जो है पीछे खड़ी हुई। वो बात हम बाद में करेंगे। हाँ, उसी पे आएंगे आगे। इस तरीके से जो है जब बसपा ने उसका महत्व खत्म करना शुरू किया तो बसपा भी कमजोर होनी शुरू हुई। लेकिन उसके महत्व को काशीराम जी ने समझा था। फंडिंग और जगह जगह जहां वो लोग बैठे थे, जिस तरीके से मदद कर सकते थे, उन्होंने काशीराम जी की और DS4 की मदद की थी। और वो एक कैडर था, आप मानिए वो दलित कैडर था जो इस दलित आंदोलन को यहाँ तक लेकर आया।
उसका बड़ा रोल था। वामसेप एक दूरदर्शी सोच तो थी कांशीराम जी की, उसके बाद फिर वो बीएसपी पार्टी बनाते हैं और फिर मायावती को मुख्यमंत्री बनाना उनका एक बड़ा दूरदर्शी सोच थी। तो ये जो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं अपने जो वंचित, जो पिछड़े हैं, जो लगता था कि राजनीति से हाशिए पर, उनको अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे। और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1992 में जब वो बाबरी विध्वंस हुआ और मुलायम सिंह, और ये तो एक विवादित सा उस समय नारा भी चला, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये क्या उस समय लगा जो जातियां उनमें और खटास आ जाएगी? ये मैं मतलब मान सकता हूँ इस बात को कि राजनीति के जो नारे होते हैं, वो बहुत बार लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। और ये काम केवल काशीराम जी कर रहे थे ऐसा नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन बहुत बार ये बात और ये काम करते हुए ध्यान नहीं रखते हैं कि इससे जो है समाज के बीच में एक बड़ी खाई हम पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो काशीराम जी वो बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो ऐसे ही किसी के नाम लगा दी जाती है। जैसे एक नारा ये था कि तिलक तराजू और तलवार। अब बाद में मायावती ने खंडन किया कि हमने कभी नारा दिया ही नहीं। हाँ, काशीराम जी ने भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि आप कभी बताइए कि हमारे मुंह से नारा गया हो जी। लेकिन ये आ गया परिदृश्य में और चल गया। और कितने लोगों को पता है कि उन्होंने कहा कि हमने कभी आधिकारिक रूप से ये नारा दिया ही नहीं। उसका खंडन हुआ बाकायदा कि हमने कहीं, आप बताइए ऑफिशियली कहीं कहा नहीं कहा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि पूरी बसपा की राजनीति का जो केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था जी। और उत्तर प्रदेश जातियों की राजनीति का सबसे जो है गढ़ है, आप ये मानिए सबसे खतरनाक गढ़ है। तो इसमें वो बात कर रहे थे, उनकी ये पहली जरूरत रही होगी। और मैं तब से अगर इस बात को फिलहाल जोड़ूं, आप देखिए उसके बाद फिर उन्होंने वो सारे जो चीजें थी बदली और वही जो मनुवाद की विरोध पे जो राजनीति खड़ी हुई थी। एक दौर ये था कि मायावती जी के सबसे, अगर दलित वोट के बाद कोई वोट आया तो ब्राह्मण वोट आया। जी बिल्कुल, ब्राह्मण वोट ने मायावती जी को सपोर्ट किया। इसी तरीके से आप देखिए वो शुरू की पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए आप एक नया चेहरा वहां से उभर रहा है, चंद्रशेखर जी, आजाद समाज पार्टी। जी जी। आप देखिए कि आप मायावती और काशीराम जी की राजनीति की शुरुआत और चंद्रशेखर की राजनीति की शुरुआत को जरा करीब से देखिए, लगभग एक जैसी है जी। शुरुआत के लिए अगर आपको अपना वोट बैंक बेस कुछ चाहिए, आपको कुछ बात ऐसी करनी होगी ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जी। ये बात अच्छी है बुरी है, वो एक अलग पहले आपको जो नेता माने वो अपनी जाति माने, कम से कम वो एक वोट बैंक आपका हो जाए। मैं इसे बहुत एडवांस बात नहीं मानता हूँ। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि इसका विकल्प नहीं हो सकता है जी। इसका विकल्प विचार की राजनीति है, लेकिन वो थोड़ी भारी राजनीति है और उसके लिए आपका वोटर भी इतना ही वैचारिक होना चाहिए। विचार की राजनीति के लिए आप देखिए तमाम वैचारिक लोग इस देश में, दुनिया में हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स में सफल हो पाए। इसीलिए सफल नहीं हो सकते कि विचार तक पहुंचना एक मुश्किल काम है। तो सबसे आसान काम क्या हुआ? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, भाषा की राजनीति है। ये नेता के लिए भी समझने में बहुत आसान है और आम जनता के लिए भी। तो इसलिए आदमी को लगता है कि सबसे पहले इसे ही यूज कर दिया जाए, क्योंकि ये जो हथियार है वो बिल्कुल जांचा परखा हथियार है जी। अधिकांश लोग इसको जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे लोग आए, लेकिन बाद में सब सॉफ्ट होते चले गए। अब आप देखिए क्या जो है बसपा से केवल दलित चुनाव लड़ते थे, तमाम बाकी लोग चुनाव लड़ते थे। मुझे लगता है दलित शायद रिजर्व सीट पे ही चुनाव न लड़ते हों केवल, बाकी एक लंबी लाइन थी, हर जाति के व्यक्ति वहां जाते थे, हर धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे थे। और मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप देखना ये जो चंद्रशेखर की पार्टी बनी है आजाद समाज पार्टी, इसका भविष्य भी यही होगा। क्योंकि इतना भी हर पॉलिटिशियन को पता है कि आप किसी एक जाति के ऊपर राजनीति नहीं कर सकते जी। आपको बाकी लोगों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के लिए आपको उदार होना होगा जी। तो उसके बाद सब एक ही जगह जो है जाके फिट हो जाते हैं। लेकिन कांशीराम जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक तो कभी वो सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़े और दूसरे कोई महत्वपूर्ण पद भी उन्होंने कभी नहीं लिए। वो तो अपनी एक जो सोच थी उसको आगे बढ़ाते रहे। तो ये उनका जो नजरिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं काशीराम जी को एक दिन सुन रहा था, किसी ने उन्हें कहा कि भाई आप जो है राजनीति में बहुत सारी वादा खिलाफी करते हैं
और कोई सिद्धांत आप रखते नहीं है। उन्होंने कहा मैं राजनीति में सिद्धांत बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजनीति में अपने उन लोगों को जिन्हें इस राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली थी, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। और आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए ये जरूरी है कि हम लोगों की हिस्सेदारी, राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है काशीराम जी का जो मकसद था वो बहुत बड़ा था। उनका मकसद केवल इतना नहीं था कि हम किसी एक सत्ता में आ जाए, उनका मकसद था कि आंदोलन बड़ा हो। और आप देखिए इसकी बाकी सारी बाद में मायावती और बसपा, दलित आंदोलन भले ही ढलान पर हम देख रहे हैं, उसके अपने कारण हैं, वरना आप देखिए कि ये काशीराम जी की मेहनत है कि पूरे देश में एक दौर में जो है बसपा की राजनीति कितने ऊंचे तक पहुंची है। और अभी भी मेरा दावा ये है कि अभी भी मुझे नहीं पता किन कारणों से जो मायावती जी हैं वो आपको बहुत ज्यादा क्षेत्र में दिखाई नहीं देगी, एक्टिव नहीं है। अगर वो आज भी एक्टिव होती है वो एक तो उनके पास एक बहुत दलित वोट बैंक उनका है, बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो पूरे देश में है। और एक दौर तो ये था सर कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने वाली जो एक लाइन थी उस लाइन में देखा जाता था। और ये मेहनत काशीराम जी की है। और वो इसीलिए जो आपने बताया कि वो कभी जो है रिजर्व सीट से नहीं लड़ते थे, ये कॉन्फिडेंस था उनका। मतलब चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात है। मैं कहता हूं कि सहारनपुर से वो चुनाव लड़े थे जी, और भाजपा से लड़ रहे थे चौधरी नकली सिंह, उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया था जी। लेकिन मुझे लगता है देश की राजनीति में चौधरी नकली सिंह इतना जाना पहचाना नाम नहीं है, जबकि वो संसद में पहुंचे। हाँ जी, लेकिन काशीराम नेता है जी, वो चुनाव हारे या जीते। तो नेता होना और किसी चुनाव जीतना एक अलग बात जी जी, नेतृत्व करना एक अलग चीज है, वो सोच होती है, वो एक विजन होता है कि कैसे चलना। अब हम जैसे दलित राजनीति की बात करें तो वैसे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसमें पहले से उनके लिए अधिकार सुरक्षित थे, आरक्षण के तौर पर, सुरक्षित सीटों के तौर पर, तमाम नौकरियों में। तो क्या अगर ये नहीं आते तब उनको अधिकार नहीं मिलते दलितों को? मुझे लगता है इसकी रफ्तार धीमी होती। देखिए मेरा मानना ये है कि समय अपना काम करता है। अगर हम लोग ये बात करें कि साहब कोई सरकार अगर नहीं आती तो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं आए होते जी, ऐसा नहीं होगा। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, समय अपने हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से देश और दुनिया की तरक्की भी चलती है। सरकारें मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा रोल अदा नहीं करती कि इसरो कितना काम कर रहा होगा। इसरो अपने हिसाब से काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से काम कर रही है, ऐसे ही दुनिया की सोच भी अपने हिसाब से काम कर रही है। ये केवल बसपा की और बाकी सारी दलित आंदोलन की राजनीति को मैं नहीं मानूंगा कि लोगों का नजरिया जो बदल रहा है वो इस वजह से बदल रहा होगा। वो जो नजरिया है वो एजुकेशन, माहौल, समय, ये सब भी बदल रहा है। लेकिन राजनीति में जो अधिकार उनको मिला है उसको मिलने की रफ्तार इतनी नहीं होती जो काशीराम जी ने बढ़ाई, और फिर मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, वो इतनी रफ्तार नहीं होती। नहीं, अगर हम दूसरी ओर देखें, जब देश आजाद हुआ तो सबसे प्रथम हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसी समाज से आते थे और 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद हम बात करें भीमराव अम्बेडकर जी, अपने आप में एक कुछ जगह चर्चा भी चलती है वो प्रधानमंत्री से भी ऊंची स्थिति में थे, लेकिन वो एक अलग मामला है राजनीति का, किसको सबको सब पद नहीं मिल सकते। तो फिर पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं? अब जगजीवन राम जी का आपने नाम लिया, फिर उनकी पुत्री मीरा कुमारी जी लोकसभा स्पीकर भी रही, तो ऐसा तो नहीं था कि राजनीति से वो अवेयर नहीं थे या उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। फिर क्या कारण रहा कि इनको अलग से इस तरह के आंदोलन करने पड़े, लोगों को जोड़ना पड़ा? देखिए 2 तरीके की पॉलिटिक्स हो सकती है सुमित जी। एक तो प्रतीक की राजनीति। प्रतीक की राजनीति मतलब मेरी जाति का, मेरे धर्म का कोई आदमी बड़ा नेता हो जाए और मुझे दिखाया जाए देखो आपका प्रतिनिधि बैठा है जी। लेकिन उस प्रतीक की राजनीति की सच्चाई ये होगी कि उस राजनीति से मेरे जीवन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना है। केवल वो देखने के लिए एक सिंबल है कि मेरी कास्ट का, मेरे रिलीजन का आदमी, मेरे क्षेत्र का आदमी वहां बैठा हुआ है। एक पॉलिटिक्स ये हुई जिसमें हम बात कर रहे हैं साहब
जो है जगजीवन राम जी थे या डॉक्टर अंबेडकर तो थे ही। एक पॉलिटिक्स है कि आप उस राजनीति को जमीन तक लेके जाएं और जमीन तक लेके जाएं और अपने लोगों को जागरूक करें। मुझे लगता है इस देश में राजनीतिक दलों ने लोगों का जितना राजनीतिकरण किया होगा उससे ज्यादा आंदोलनों ने किया है। आंदोलन लोगों को हमेशा जो है पॉलिटिसाइज करने का काम करता है और राजनीति को नीचे तक ले जाने का जो काम है वो आंदोलन करता है। मैं राजनीतिक दल से पहले जो है वो काशीराम जी की इस पूरी राजनीति को एक आंदोलन के रूप में देखता हूँ। आंदोलन के रूप में ऐसे कि उन्होंने उस दलित व्यक्ति को ये समझाया कि आपका ये जो एक वोट है ये बहुत ताकतवर है। जैसे वो कहते थे कि पेन अगर है तो इसका नीचे का ये 70% जो हिस्सा है वो हम हैं और जो ऊपर का ये 30% है ये वो लोग हैं जो संसद में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं। कहते हैं ना जो है ये पूरे का पूरा अधिकार यूज वो कर रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं। तो ये जो एक वोट है ये आपको ताकत देगा। तो उन्होंने ये अवेयरनेस जो है वो इस आंदोलन की वजह से नीचे तक पहुंची है। आदमी को ये तो पता ही था कि साहब मेरा वोट डलता है जी, उससे कोई बनता और हारता है, जीतता है, लेकिन ये जो एहसास था ये काशीराम जी ने दिलाया कि इस वोट की ही कीमत है आपके पास, इसे लेके आप जिस दिन खड़े होगे उसके बाद आपको देखा जाएगा और राजनीतिक सौदेबाजी करने की ताकत जब आपके अंदर आएगी उसी के बाद आपके जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं वो आपको मिलने शुरू होंगे। तो इसलिए वो जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है आंदोलन की और उसको जमीन तक लेके जाने की, वो इससे पहले इस देश में कोई नहीं कर पाया है। डॉक्टर साहब अधिकारों के तौर पर वो काम कर गए हैं और वो सब काम कर भी नहीं सकते थे अकेले, लेकिन उसको जमीन पर उतार। जैसे हम कहते हैं कि साहब राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो मार्क्सवाद अगर एक थ्योरी के तौर पे हम देखें तो कार्ल मार्क्स उस सबको लिख के चले गए। कार्ल मार्क्स उसको जमीन पे नहीं उतार पाए जी। दुनिया में उसको जमीन पे उतारने का काम अगर हम देखें तो लेनिन ने किया सोवियत संघ में। तो ऐसे ही अगर इसे हम मानते हैं कि साहब इसको जमीन पे उतारने का काम जो सैद्धांतिक रूप से जो डॉक्टर अंबेडकर दे के गए थे, जमीन पे उतारने का काम काशीराम जी ने सबसे पहले किया जी, और फिर मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाया। अभी जब हम जातियों की बात कर रहे हैं कि वहां एक नेतृत्व की जरूरत होती है, सजातीय व्यक्ति उन अधिकारों को दिलाने के लिए प्रयासरत होता है, लेकिन इसका एक अलग भी उदाहरण भारत में देखने को मिलता है। जब हम ओबीसी की राजनीति की बात करते हैं तो ओबीसी को जो 27% आरक्षण की जो बात है, जिन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है वो दोनों सवर्ण जाति से आते थे, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह जी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी। उन दोनों का जो संबंध है वो सवर्ण जाति से है और अधिकार उन्होंने दिलाए ओबीसी को। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो जनता से जुड़ा हुआ है और वो सोचता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ तो वो दूसरा व्यक्ति भी दिला सकता है, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की विचारधारा बन गई है। वही मैं जो बात कर रहा था ना कि इससे अलग एक बेहतर रास्ता हो सकता है। जब हम वीपी सिंह जी की बात करते हैं तो वीपी सिंह एक राजनीति का एक ऐसा बौद्धिक और ईमानदार चेहरा जो है थे, वो उनकी अपनी एक विडंबना थी इस राजनीति की कि वो उसके बाद वो जगह उन्हें नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार थे। अच्छा, उसमें फिर कहूंगा मैं ये इस बात से सहमत हूँ। अर्जुन सिंह जी शिक्षा में जो है रिजर्वेशन को लेकर आए और वीपी सिंह ने मंडल आयोग जो लागू किया, यहाँ तक मैं मानता हूँ। इसके अलावा भी डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा में जिन लोगों का योगदान रहा वो सारे सवर्ण जो है जातियों से संबंधित रहे थे। मैं कहता हूँ वो सारे लोग सब जगह मौजूद हैं। असली बात सोच की है और उसमें आप लेकिन जाति की पॉलिटिक्स किस तरीके से चीजों को गड़बड़ करती है। ये देखिए कि वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों के लिए इतना बड़ा काम किया इस देश में, इसके बावजूद उनकी जो है मरने के कितने साल बाद उनकी एक मूर्ति लगी, वो भी साउथ इंडिया में, और स्टालिन ने लगाई। उत्तर भारत की पूरी राजनीति से उस आदमी को बिल्कुल साफ कर दिया गया। उनका आप द्वंद्व समझिए, उनकी अपनी जाति और वर्ग के जो लोग थे वो सब उनसे खफा हो गए, वो तो उनसे खफा हो गए, इन्होंने हमसे बहुत कुछ छीन लिया जी। और जिन लोगों को उन्होंने दिया उन्होंने भुला दिया, उन्होंने कभी उन्हें अपनी जाति का जो है समझा नहीं, उन्होंने भुला दिया। तो एक रिस्क ये भी है, लेकिन इसके बावजूद ये भी है कि हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने इन सीमाओं को तोड़ा, और सीमा तोड़ने वाले तमाम लोग हैं। वो सोच का अंतर है।
तो मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो कास्ट है, कास्ट केवल आप यहीं तक सीमित नहीं करेंगे। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें हर ऊपर का आदमी अपने से नीचे के पायदान के आदमी को नीचे देख रहे हैं। और अगर हम इसमें सवर्ण, पिछड़ा और दलित 3 हिस्सों में अगर लें और दलितों में जाएं, तो दलितों में आप देखेंगे, दलितों में भी जो एससी और एसटी क्लास है उसमें कई पायदान है। एक ऊपर के पायदान का आदमी कह रहा है कि ये नीचे वाला मुझसे बहुत नीचे है, और वो उससे जो है कुछ खास संबंध रखने के मूड में नहीं है जी। तो ये ऐसा एक चक्र है कि हर आदमी खुद को ऊपर जहां वो बैठा हुआ है अपने से नीचे वालों से वही व्यवहार करता है जिसकी उम्मीद वो अपने से ऊपर वालों से नहीं करता। जी। तो ये एक ऐसा चक्र है। भारत में तो कहा भी जाता है कि जो भारत में सबसे निम्न जातियां मानी जाती हैं, उन्होंने भी अपने से निम्न जातियां ढूंढ रखी हैं। तो सबने अपनी संतुष्टि के लिए हाँ। जैसे अपने अपने ईश्वर ढूंढ रखे हैं, अपने अपनी आस्थाएं ढूंढ। खैर, ये एक अलग विषय हुआ। हम वहीं आ जाते हैं, जब हम दलित राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर से होते हुए माननीय काशीराम जी, फिर उनकी एक स्थापित जो राजनीति आई मायावती जी के रूप में मुख्यमंत्री 1992 के बाद, फिर जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मायावती जी की महत्वाकांक्षा कह लें उसको या जो भी कारण रहे, उन्होंने वहां से समर्थन वापस लिया और बीजेपी के समर्थन से पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला। इससे पहले तो कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हुए। उसी को जब आपने कहा कि किन कारणों से मायावती जी जनसंपर्क नहीं कर रही या उस तरह से प्रयास नहीं करें, तो उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी जो माननीय सांसद है वो उठा रहे हैं। जो उस वर्ग का जो युवा है उनके प्रति वो ईमानदार उस रूप में है कि उनको अपना लीडर मान के वो चल रहा है। तो क्या अब पूरी जो दलित राजनीति है वो चंद्रशेखर के इर्द गिर्द घूमने लगी है? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि फिलहाल पॉलिटिक्स के सामने कई सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। एक तो मेरा ये मानना है, जो सवाल आपने पूछा ये शानदार था और मुझे ये याद आया कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। फिलहाल जो चुनौतियां हैं वो केवल जाति की राजनीति चुनौती नहीं है या वर्ग की राजनीति चुनौती नहीं है। चुनौती सवर्ण, पिछड़ा और दलित, मैं इसे ऐसे भी नहीं देखता हूँ। एक नई चुनौती खड़ी हुई है। वो नई चुनौती खड़ी हुई है वही एक क्लास जो 10% है, जिसके पास देश के 70% संसाधन है, और वो 80-90% तबका जो 10-20% में पूरा है। एक बड़ी पॉलिटिक्स आप देखेंगे गहराई से तो ये खड़ी हुई है। और मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है जब हम किसी चीज को बहुत सीधा सपाट देख लेते हैं, जब हम कहते हैं कि साहब ये जो निजीकरण हुआ है इसमें रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए और इसमें अगड़े जो लोग हैं उनको फायदा है, मैं उसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। जो लोग ये नारा दे रहे हैं वो लोग इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब लड़ाई वो नहीं बचेगी जिस तरीके से परंपरागत तरीके से चल रही थी। अब लड़ाई दूसरी शुरू हुई। अब लड़ाई हुई कि इस देश में और दुनिया में अमीरों का एक ऐसा तबका खड़ा हो रहा है जो सारी चीजें अपने पास इकट्ठी कर लेना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति से छीन रही है, पिछड़े से छीन रही है, दलित से छीन रही है। जी। वो इकट्ठा होनी चाहिए। पूंजीवाद के काम करने का अपना एक तरीका है, जिस स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही है कि उसमें चीजें इकट्ठी एक जगह होती हैं। ये एक नई चुनौती है और ये जो जातियों की और वर्गों की राजनीति है इससे नहीं जीती जा सकेगी। जैसे इससे एडवांस आपको जाना पड़ेगा। किसान की पॉलिटिक्स जब आप बात करेंगे तो उसमें आप अगड़ा किसान, पिछड़ा किसान, दलित किसान ये बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप किसान की राजनीति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, पूरे देश में और दुनिया में जो है नौजवानों ने राजनीति में अपनी जगह बनाई है। इस देश के तो तमाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इससे बने हैं, छात्र राजनीति से, और शानदार चेहरे राजनीति के वहां से निकल के आए हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि सवर्ण छात्र राजनीति, पिछड़ा छात्र राजनीति के दलित छात्र राजनीति, छात्र राजनीति वही जब बात होगी तभी चीजें निकल के आएंगी। हम कह रहे हैं हम अगर बात करते हैं किसी एक सेक्शन के ऊपर के साथ, इसमें हम हॉस्पिटल्स पे बात करते हैं जी। ये जो हॉस्पिटल्स का एक बड़ा निजी हॉस्पिटलों का एक जाल खड़ा हुआ है, क्या वो मरीज के भर्ती होने के बाद ये पूछते हैं कि आप सवर्ण हो, पिछड़ा हो कि दलित हो, या सबको एक तरीके से देखा जाता है?
सब एक तरीके के हैं। अगर एक तरीके से देखा जा रहा है तो लड़ाई समान है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका रोजाना शोषण हो रहा है, क्या कुछ को इसलिए बख्श दिया जाता है कि ये पिछड़ा है इसे बख्श देते हैं, या ये स्वर्ण है इसको बख्श देते हैं? वेतन का स्ट्रक्चर सबका एक जैसा है, तो किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, वो राजनीति वहां से हट गई है। आप देखिए पब्लिक स्कूल एजुकेशन, दलित है, पिछड़ा है, सवर्ण है, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं। और आप देखिए पब्लिक स्कूल में क्या पूछा जाता है कि अगर ये सवर्ण है तो इसकी थोड़ी फीस कम कर देते हैं, या पिछड़ा है तो इसकी कम कर देते हैं। सबको एक मानक पे देखा जाता है। तो ये जो लूट का एक नया धंधा और नया अध्याय शुरू हुआ है, मुझे लगता है राजनीति को अपना एक तरीका बदलना होगा। और जो लोग इसको समझ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोग समझ रहे हैं जी। और जो नेता बैठे हैं वो इसको समझते हैं, वो इस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो इस खेल में शामिल हैं। अब वो तो एक मुख्य चेहरा है जो वो तो एक समझने मुख्य नहीं चेहरा देना है, वो चाहते। समझने नहीं देना समझते चाहते। ही तो राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी। आम आदमी की जो ये पॉलिटिक्स है, एक तो मुझे लगता है इसका तरीका अब बदलना होगा। अगर आम आदमी को अपने हिस्से में कुछ लेना है, जो बात आपने कही थी कि चूंकि मायावती जी का मूवमेंट थोड़ा कम हो जी। रहा है तो क्या चंद्रशेखर जी जो है जी। वो इस जगह को भरेंगे, मुझे लगता है कि वो युवाओं में एक सशक्त चेहरा बन के उभरे हैं, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन मायावती जी की टक्कर पर मैं अभी तक भी उन्हें नहीं मानता। जी। और मायावती जी की राजनीति की जो भी अपनी कमजोरियां रही हैं, देखिए हम सारे लोग ये समझते हैं कि भारतीय राजनीति में पैसा फिलहाल ऐसा एक फैक्टर है कि उसने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। उसी का एक बड़ा परिणाम ये है कि जो लोग वहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं, जी। और जो नहीं ही होने चाहिए थे वो है देश के लिए भी, समाज के लिए भी, दलों के लिए भी और इस डेमोक्रेसी के लिए भी, वो वहाँ है। इसमें एक बहुत बुरा रोल निभाया है पैसे की राजनीति ने, और बसपा भी उसमें उलझी है, बाकी दल भी उलझे हैं। मैं बाकी दलों को कोई दूर नहीं कर रहा हूँ। जी। जी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि साहब जो फिलहाल सदनों में बैठे हुए लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और इस देश के सामान्य आदमी जिसे आम आदमी है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है सारी पार्टियों में। तो वो भले ही कमजोर हुई हो इन वजहों से या बाकी भी जो वजहें रही हो, लेकिन अभी भी अगर मायावती जी बाहर निकल के आती हैं और वो ताकत के साथ आगे बढ़ती हैं, तो फिर मुझे लगता है अभी भी दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा इस प्रदेश में और इस देश में मायावती जी है। जी। जैसा अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि दूसरी तरह से भी सोचने की जरूरत है और वो जातियों से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा कि सबके साथ अन्याय है, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो या अलग अलग जगह की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये निम्न जातियां कहेंगे या ओबीसी या एससी वाले, इनको हमेशा डर लगा रहता है कि जैसे ही एक उसमें चले जाएंगे, जो सवर्ण लोग पहले से हमसे बहुत आगे हैं तो हम फिर वहीं चले जाएंगे, और ये भय लगातार दिखाया जाता है। ये भय सुमित भाई, मुझे लगता है कि ये भय भी राजनीतिक है। आप देखिए कि मैं और आप अगर टीचर हैं जी। तो हमारी मित्रता टीचर्स में ही है, वो किसी भी जाति और वर्ग का टीचर है। जी बिल्कुल। एक किसान जो है उसकी मित्रता उठना बैठना आना जाना दुख दर्द सुख वो सब उन्हीं लोगों के बीच में है जो किसान है। जी। मजदूर जो है उसकी अपनी एक क्लास है। तो मैंने तमाम लोग अपने यहाँ ऐसे देखे हैं जो जाति से आप मानेंगे कि वो सवर्ण है, लेकिन उनकी मित्रताएं जो हैं वो उस क्लास में हैं जिन्हें हम दलित तबका मान रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर है। आप ये बताइए, अगर किसी एक फैक्ट्री में काम करने वाले दो मजदूर हैं, एक सवर्ण है, एक पिछड़ा है या एक दलित भी है, मित्रताएं उनकी आपस में होंगी या जो वहाँ का मैनेजर जो है वो किसी दूसरे वर्ग का है, सवर्ण है या दलित है, उनकी होंगी? मेरा दावा है कि अगर मजदूर दलित है और मैनेजर दलित है, उनकी कोई खास मित्रता आपस में नहीं होगी। वो जो मजदूर आपस में काम कर रहे हैं जी। उन्हीं की मित्रता होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं, जब कोई कहीं आंदोलन होता है किसी जाति के साथ, कुछ तथाकथित
घटनाएं हो जाती हैं, तो तब कई बार देखा गया है कि वहां भी राजनीति मतभेद पैदा कर देती है। इसकी इसकी यही वजह है। एक वजह क्या है कि जाति में हम सुरक्षा ढूंढते हैं, और जहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो, जहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत एडवांस हो, जहाँ एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा हो, लोग बहुत एजुकेटेड हों, ऐसे देशों में आप देखेंगे कि कास्ट और ये सारे जो रिलीजन, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैक आनी शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होनी शुरू होती हैं। जहाँ अशिक्षा ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा होगी, असुरक्षा ज़्यादा होगी, वहाँ ये चीज़ें, डेमोक्रेसी बहुत परिपक्व नहीं होगी, वहाँ कास्ट, रिलीजन, रोजाना यही झगड़े टंटे आपको दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये सब ज़्यादा भारी होने का ये भी एक मसला है कि आदमी को कानून व्यवस्था के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर थोड़ा कम भरोसा है, तो वो इन जातियों में अपनी सुरक्षा ढूंढता है। मुझे लगता है एक तो सरकार तो और 2 कदम आगे चलेगी, हालांकि लंबे वो इसको बढ़ाने का समय काम से चले, करती है। जैसे जातीय जनगणना की बात आ गई, बहुत लंबे समय से विरोध था, हालांकि सबके अपने तर्क हैं। जिसको लगता है कि मैं संख्या में ज्यादा हूं तो वो शायद ये तर्क देता कि होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब ये जातीय जनगणना आएगी और उसके एक आंकड़े भी आएंगे, तो मैं कहीं और भी मैं इस चर्चा को कर रहा था कि क्या जो छोटी जातियां होंगी संख्या के आधार पर, उन पे एक दबाव नहीं आएगा, तो ये कहीं ना कहीं दूरियां नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, दूरियां बढ़ने से ज्यादा क्या होगा कि हम और आप सब लोग एक बात फिलहाल करते हैं कि इस दुनिया में लोग थोड़े ज्यादा हो गए, और तमाम लोगों का ये मानना है, मैं भी मानता हूं कि पॉपुलेशन कोई बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन वहां जहां हम हर हाथ को काम दे रहे हैं, हर हाथ को और हर व्यक्ति को जीने लायक सुविधाएं हम दे पा रहे हैं, और जिस स्तर पर एक सामान्य और अच्छे व्यक्ति को जीना चाहिए, क्या हम वो सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं? हमारे हालात ये है कि एजुकेशन देने में एक आम आदमी की रीढ़ टूट जा रही है। टैक्स इतने हैं आदमी के ऊपर कि वो टैक्स भरता हुआ ही बेचारा रहता है, सुविधा के नाम पे उसके पास कुछ नहीं आता। आप पानी टैक्स किस लिए दिया जाता है? टैक्स दिया जाता है सुरक्षा के लिए। आप देखिए, हथियार लेने का अगर आप एक आंकड़ा उठाएंगे तो हर आदमी हथियार लेना चाहता है। जी। क्यों लेना चाहता है जब सुरक्षा बहुत अच्छी वो है? सुरक्षित महसूस कर रहा है। आप देखिए, आपकी एजुकेशन अगर है तो आप खुद दीजिए, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहा है। आपके घर में से, परिवार में से कोई बीमार हो जाए, आप खुद देखिए, तो ये फिर इतने टैक्स किस लिए हैं? तो वो जो विषय हम जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन का एक प्रेशर और बाकी सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब जातिगत जनगणना हो जाए, वो कोई, मैं उसमें इधर उधर में नहीं हूँ, उसके ना मैं विरोध में हूँ ना मैं पक्ष में हूँ। जी जी जी। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद अगर हम ये बात करें कि साहब देश के संसाधनों में हिस्सेदारी जनसंख्या के हिसाब से हो, तो क्या हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है या जो ज्यादा बढ़ाएगा उसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी? तो फिर किस टाइप की रेस हम शुरू करना चाहते हैं? क्या पॉपुलेशन जो 140 करोड़ हमारी है अभी कम है? हम उसे किस दौड़ में लेके जाना चाहते हैं? अगर यही एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसका भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा हमें करना पड़ेगा ना। उसी बात को मैंने आपसे चर्चा की कि जब संख्या के हिसाब से, मैं उसको छोटी संख्या के हिसाब से कह रहा हूं, तो उनको फिर जब उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हालांकि ये भी बात आती है कि जो कम संख्या वाले लोग होते हैं, फिर सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाती है, जैसे अब जनजातियों के विषय में कहा जाता है, आदिवासियों, खैर एक वो अलग डिबेट का विषय, हम वहीं आ जाते हैं दलित वाली राजनीति पर। तो वो जो भय है दलित राजनीति को, या वो दिखाया जाता है, जबकि संविधान उनको उनके अधिकार के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है, तो क्या आज के संदर्भ में भी उस तरह की जाति राजनीति की आवश्यकता है? सुमित जी, उस तरह की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, और वो रही है, नहीं होनी चाहिए थी। मेरा फिलहाल भी ये मानना है, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, कि इन क्लास में जो हम कहें दलित जातियां हैं, जो जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसमें भी जो लोग आगे बढ़ गए हैं, हमें उनकी मानसिकता भी देखनी होगी। जो लोग पिछड़ गए, वो उनको साथ लाना चाहते हैं या खुद को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो इस टाइप की जो, इससे अलग कुछ पॉलिटिक्स
इससे एडवांस होनी चाहिए मुझे लगता है। इस देश में समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? जी। मैं अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू किसी का सुन रहा था। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ से बड़े लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? उनका जवाब था कि साहब हम मुंबई में रहते हैं, वहाँ एक सामान्य सा फ्लैट लेने में समझिए 25-30 करोड़ रुपया हमें खर्च करना होता है। तो जो आदमी 25-30 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, उस आदमी के पास मानो कि कुछ 100 करोड़ रुपए तो होंगे ही। तो कुछ 100 करोड़ रुपए वाला वो आदमी जब नीचे उतरता है, उसको यहाँ भीड़ मिलती है, पोल्यूशन मिलता है, गंदगी मिलती है, टूटी हुई सड़कें मिलती है, अव्यवस्था मिलती है। तो उनका कहना था कि फिर हम यहाँ क्यों रहें? हम जाएंगे अमेरिका रहेंगे। तो वो वही बता रहे थे कि अमेरिका का सिस्टम बहुत अच्छा है साहब। वहाँ जो स्कूल है, मानिए कि कुछ जगहों पर कई सारे स्कूल आपको मिलेंगे कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में, और वहाँ एक अरबपति व्यक्ति है या एक सामान्य व्यक्ति है, सबके बच्चे के लिए एक सामान्य शिक्षा होगी और वो भी फ्री होगी। तो अब फिर आदमी की आधी परेशानी दूर हुई। अगर आप आदमी को हेल्थ फ्री दीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर फ्री मिल जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं सारी सब। अच्छा, मुझे ये जो पॉलिटिक्स और ये जो असुरक्षा और ये जो नारे और बड़ी बड़ी बातें, ये जो है ये सारी खत्म हो गई। आप उसे दीजिए, उसकी असुरक्षा खत्म हो गई। और जब पूरे देश में हमारे यहाँ 10 जो है सीढ़ियां बना दी गई एजुकेशन के, जी, ये बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तमाम सारे बोर्ड, क्या जरूरत है भाई इनकी? हम आज बात कर रहे हैं कि साहब प्राथमिक जो विद्यालय है हमारे सरकारी वो चल नहीं रहे हैं, बंद हो रहे हैं। सब चल जाएंगे, सब में एक जैसा बोर्ड कर दीजिए पूरे देश में। कहिए कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो सबकी एक जैसी होगी, बाकी पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक जैसा होगा। देखिए राजनीति के जो नारे हैं, जो ये जो है असुरक्षा है, ये सब दूर हो जाएगी थोड़ी। अगर नेता अधिकारियों के बच्चे भी पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में जाएंगे तो स्कूल तो अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन ही मत, अगर ऑप्शन ही बंद होगा, आप मानिए कि एक दौर में यही स्कूल थे, यही प्राइमरी स्कूल तो थे, बिल्कुल, यही जूनियर स्कूल थे, यही इंटर कॉलेज थे सरकारी। शिक्षा का एक माध्यम यही थे, माध्यम यही था। सब लोग इन्हीं में से पढ़ के निकले, आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, सब यहीं से निकल गए। जब कुछ लोगों को समझ में आया कि भाई एक फील्ड बहुत अच्छी लूट का ये भी हो सकता है कि साहब एजुकेशन बेच ली जाए, जी जी, हेल्थ बेच ली जाए, फिर ये बनाया गया। आप किस में पढ़ा रहे हैं कि साहब प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम है इसमें पढ़ाइए। जब इंग्लिश मीडियम आया बोले नहीं ये सीबीएसई है इसमें पढ़ाइए, सीबीएसई के बाद बोले आईसीएसई है इसमें पढ़ाइए। अब भैया इतने सारे स्तर बनाएंगे तभी तो ना एजुकेशन बिकेगी सबके लिए। आप इस प्राइमरी स्कूल में आईसीएसई लागू क्यों नहीं कर देते, सीबीएसई लागू क्यों नहीं कर देते? एक सिलेबस होगा, समान पाठ्यक्रम लागू हो जाए तो कोई परेशानी है, लागू होगा। अच्छा, आप सिर्फ धंधा नहीं कर पाएंगे, आप यूनिफॉर्म के नाम पे धंधा करेंगे, आप फीस के नाम पे धंधा करेंगे, आप किताब कॉपियों के नाम पे धंधा करेंगे, वो सब नहीं। हर साल बदल रही है। आप देखिए शोषण के इतने सारे माध्यम हैं और हम कहाँ कास्ट पॉलिटिक्स लिए। वही जो जाति हमने बात की ना, जब एक समय आवश्यकता मैंने समझ लिया चलो हो सकती है उनको आगे लाने के लिए, लेकिन वर्तमान में हम सबको, न केवल दलित को, न ओबीसी को, सबको, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सही मायने में समाज का नेतृत्व करना चाहता है, सबको इसकी आवश्यकता है कि देश कैसे आगे बढ़े। सबको अधिकारों के प्रति जागरूक करना है तो सबको समान अधिकार भी मिलेंगे, तब देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले किसी नई ऐसी वीडियो के साथ, जानकारी के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।